तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को हम चर्चा कर रहे थे, उस पे हमने पूरी चर्चा कर ली थी, व्हाट इज नेचुरल जस्टिस, राइट। और हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 किस तरह से ये नेचुरल जस्टिस का पार्ट बनते हैं, राइट। ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, ठीक है। फिर आर्टिकल 22 और भी हमें यहाँ मिले थे, और टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में हमने देखा था नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ, ठीक है। यानी कि रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए जब भी कोई जजमेंट हो, ठीक है। और ऑडी अल्टरम पार्टम हमने देखा था कि भैया ऐसा है, दोनों ही पक्षों को सुना जाएगा, राइट। और इसमें रूल अगेंस्ट द बायस और नेमो जुडेक्स, ये हमने इसमें स्टडी कर लिया था, बायसनेस होती है। फिर रीजन डिसीजन याद है, कोई भी डिसीजन देना होगा, इट मस्ट बी रीजन, कुछ ना कुछ हमारा उसके पीछे पहलू होना चाहिए। जैसे कि हमने इसमें डिस्कस किया था बहुत ही 99th अमेंडमेंट। 99th अमेंडमेंट को जब नलीफाई किया गया जब इसको, तो एक इसके पीछे रीजन दिया गया, आर्टिकल 50, ठीक है। फिर आगे आगे ये हमने देखा, ड्यू प्रोसेस वाली बात मैंने आपको बताई थी, इससे एक रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मनिका गांधी केस। मनिका गांधी केस कब का था ये? 1978, 78, ठीक है। फिर हमारा ये चीज हमने पढ़ ली थी, एक सेकेंड, ओके। ये लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन भी आई गेस हमने पढ़ लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि माहौल ऐसा था जिसमें 85% जो पॉपुलेशन थी वो इलिटरेट थी आज़ादी के समय। 85% पॉपुलेशन क्या थी? इलिटरेट थी। तभी ऐसे सिनेरियो में डेमोक्रेसी देना अपने में ही काफ़ी बड़ा चैलेंज था। पर क्यों था? क्योंकि हमने इसमें वादा किया था। तो यही एग्ज़ाम्पल मैंने आपको किसमें दिया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है? बड़ा अच्छा एक सिनेरियो था ये। अब आगे हमारा है ये वाला। अब हमारा ये शुरू होगा, ठीक है? तो आपने मुझे जो भेजा था, इसको ना देखिए, ये फटाफट मैं बताऊँगा, बहुत आसान होता है। इसमें बस अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान है। और अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे, तो ये बड़ा बोरिंग हो जाता है, राइट? तो मैं पूरी कोशिश करूँगा इसमें हम अपने कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, राइट? तो शैल वी बिगिन? इंटरनेशनल लॉज़, ठीक है? तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड पे जाते हैं। बैकग्राउंड को समझ लेते हैं पहले, फिर देखते हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, मतलब कि अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारे 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, वर्ल्ड वॉर्स हुए हैं, ठीक है? एक वर्ल्ड वॉर हुआ है हमारा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? आइडिया आपको कुछ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? ये हुआ था 19, हाँ, 1914 से 1918, ठीक है? और जो दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकंड वाला, वो हुआ था आपका 1939 से 1945, ठीक है? हाँ जी। तो इसमें देखा होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर एक और वर्ल्ड वॉर हो गया, और अब हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं दिखाई देता। इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे कारण है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और इसी से हमें पता चलता है कि यूनाइटेड नेशन कब एस्टैब्लिश हुआ? 1940, ठीक है। अब यूएन क्या करता है? यूएन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको इरेज कर दूं? हम्म, एक सेकंड, ना पानी पी रहा हूँ। हाँ, तो हमें क्या याद रहेगा, यूएन कब एस्टैब्लिश हुआ? 1945 पे, राइट। अब क्या है, यूएन अगर अगर आप देखोगे, यूएन तो एक आपका अम्ब्रेला है, यानी कि इसके अंडर जो है काफी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन मिलके कहलाती है यूनाइटेड नेशन। अब वो ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है? सबसे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल असेंबली, जनरल, जीए मतलब जनरल असेंबली। तीसरा, इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा, सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट। पांचवा, ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप। छठवा है आपका आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आईसीजे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है।
तो जब यूएन बना था, तो असल में यूएन के ये जो आपको ब्रांचेस दिख रहे हैं, 6 मैंने आपके सामने जो रखे हैं, ये मिल के कहलाते हैं यूएन। मिल के क्या कहलाते हैं? यूएन। गॉट इट? हाँ, अब यहाँ 6। अब जो ये ट्रस्टीशिप है, ट्रस्टीशिप को 1994 से बंद कर दिया गया है। तो करंट में हमारे पास 5 दिखाई देते हैं हमें। कितने दिखाई देते हैं? ठीक है? 1994 में इसको बंद कर, हाँ जी। अब देखो ये सब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये सब के सब काम करते हैं, इन सब का जो मेन मोटो है, वो है इंटरनेशनल पीस बना के चला जाए, इंटरनेशनल पीस को मेंटेन किया जाए। अब इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर का एक एक्सपीरियंस ले लिया है और इस बात से ये पता चला है कि वॉर कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होती है। वो किसी भी देश के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है। तो इसीलिए इस बार हमारा यूएन बनाया गया है, जिसके पास कहीं न कहीं एक मिलिट्री पावर भी हमें दिखती है। तो इसमें क्या होता है कि ये यूएन कैसे काम करता है, इन ऑर्गेनाइज़ेशन के थ्रू काम करता है और ये ऑर्गेनाइज़ेशन जो हैं, वो अपने-अपने डोमेन में काम करता है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे कोई भी एक रिज़ॉल्यूशन लाया जाएगा, रिज़ॉल्यूशन मतलब प्रस्ताव, तो वो जनरल असेंबली में आएगा, यानी कि कोई भी मुद्दा आएगा जनरल असेंबली में। उसमें फिर डिस्कशन होगा, ये मुद्दा कैसा है वगैरह-वगैरह, ठीक है? अगर वो मुद्दा कोई ट्रेड से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है, तो वो फिर वो फॉरवर्ड हो जाएगा किधर को? डब्ल्यूटीओ की तरफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो इस तरह से ये अपने-अपने लेवल पे काम करते हैं और यूएनएससी जो है ये तो सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है? तो जहाँ पर भी जैसे न्यूक्लियर के लिए कोई गलत काम कर रहा है, अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट किए जा रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहा है, तो वहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, वो एक्टिवेट हो जाता है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसके पास कहीं न कहीं काफ़ी पावर दे रखी है, राइट? तो कहने का ये मतलब है मेरा, ये सब के सब मेंटेन करते हैं इंटरनेशनल पीस। और इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने के लिए ये लोग एक इंटरनेशनल लॉज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल लॉज। तो ये समझने वाली बात है कि अगर इंटरनेशनल लॉज बनाए जाते हैं तो याद रखेंगे हर कंट्री आज के समय पर क्या है? सोवरेन। तो यहीं से हमें एक आंसर मिल गया है कि जो इंटरनेशनल लॉज बनाए जाते हैं, ये असल में ये बाइंडिंग नहीं होते हैं। ये बाइंडिंग, हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है ना? एक सेकंड ना माइक चेंज कर रहा हूँ। हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, मैं कह रहा था जैसे पॉक्सो एक्ट है, जो 2012 में आया था, कब आया था? 2012 में। हाँ जी, हाँ जी, एक सेकंड ना। ओके, हमने बात करी कि जैसे इसका कंपैरिज़न किया जाए डोमेस्टिक लॉ पे, किस पे किया जाए? डोमेस्टिक लॉ। अब मैंने इंडिया का एक डोमेस्टिक लॉ उठाया है, पॉक्सो एक्ट ऑफ 2012। अब ये जो पॉक्सो एक्ट है, ये बाइंडिंग होता है। हमारे इंडिया के विदिन टेरिटरी ये क्या होगा? बाइंडिंग। ठीक है? तो यहीं से मैंने आपको एक फ़र्क बता दिया है कि एक इंटरनेशनल लॉ और एक डोमेस्टिक लॉ में क्या डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस होता है, सबसे बड़ा तो डिफरेंस है बाइंडिंग का। क्या मैं समझा पाया? चलो, अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो ये बहुत आसान हो जाएगा समझना। ठीक है? लेट्स बिगिन द थ्योरी। क्या है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स। इसमें रूल्स होते हैं और इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है? जैसे प्रिंसिपल आप ले सकते हैं सोशलिस्ट, यानी कि सोशलिज्म एक प्रिंसिपल है, कैपिटलिज्म एक प्रिंसिपल है। यस और नो? तो इसमें क्या होते हैं, एक तो रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं और ये इससे क्या फ़ायदा होता है? गवर्न होता है। गवर्न क्या होता है? रिलेशंस किस-किस के बीच? जो सोवरेन स्टेट्स हैं। अलग-अलग कंट्री के बीच जो रिलेशन है, उसको कहीं न कहीं गवर्न किया जाता है। इसका एग्ज़ाम्पल आपको मैं समझा सकता हूँ, जैसे आपने देखा होगा एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल खींची गई है बिटवीन इंडिया एंड
पाकिस्तान ना, तो ये एक एग्ज़ाम्पल बन सकता है आपका, जिसमें क्या है कि एलओसी जो खींचा गया है, जिससे कि 2 सोवरेन कंट्रीज़ इंडिया और पाकिस्तान को पता रहे, क्या इंडिया का पार्ट है, क्या पाकिस्तान का पार्ट है। गॉट इट? ठीक है? इससे क्या होता है, अगर आपका ऑलरेडी बॉर्डर क्लियर हो, तो आपके डिस्प्यूट होने के कम चांसेस रहते हैं, राइट? तो इसमें आपको दिख रहा होगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल असेंबली, आईएमएफ भी होती है जैसे, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो कहीं न कहीं इंटरनेशनल पीस के लिए काम करते हैं। गॉट इट? अब इंटरनेशनल लॉज़ में ज़्यादातर हम सोचते हैं ये सिर्फ़ आपके स्टेट लेवल में काम करते हैं, नहीं, ये कुछ एक्सटेंड में इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको दिखाता हूँ। जैसे टेक एन एग्ज़ाम्पल, ये पाकिस्तान है और ये बीच में बॉर्डर है और यहाँ पर इंडिया है, राइट? अब हुआ क्या है, टेक एन एग्ज़ाम्पल, इंडिया का कोई सैनिक पैराशूट में गलती से क्या हुआ, इस बॉर्डर में आ गया। गलती से उसका पैराशूट यहाँ लैंड हो गया, ठीक है? अब पाकिस्तान वालों ने उसे पकड़ लिया है। अब इंडिया वाले कह रहे हैं कि भैया इसने कोई क्राइम नहीं किया है, इसने तो गलती से हो गया, वो उनके बॉर्डर में गलती से चला गया, तो इन दोनों के बीच डिस्प्यूट हो गया। तो यहाँ पर ये मैटर फिर कहाँ चले जाता है, आईसीजे में चला जाता है। कहाँ चले जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, जो कि नीदरलैंड में है, जो कि कहाँ है, नीदरलैंड। तो इस तरह में आप देख रहे होगे, अब ये जो सैनिक है, अब ये सैनिक पाकिस्तान को वापस किया जाएगा, माफ करना, इंडिया को वापस किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, वो फिर आईसीजे डिसाइड करेगा। तो ये आप, हाँ, तो ये आपका है, ये इंडिविजुअल लेवल पे आ गया देखो। तो कहने का ये मतलब है, ज़्यादातर हम समझते हैं कि इंटरनेशनल लॉज़ जो होते हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पे काम नहीं करते हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं, कुछ एक्सटेंड तक। क्या मैं समझा पाया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, इट इज़ प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द रेगुलेटिंग मैटर्स, ज़्यादातर इसमें रेगुलेटिंग मैटर्स ही आते हैं, ठीक है? सच एज़ टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ हो गया, ट्रेड, ह्यूमन राइट्स हो गया, ट्रेड हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस हो गया, ठीक है? जैसे हमने देखा ही है कि अगर मैं एक पेरिस एग्रीमेंट की बात करूँ, पेरिस एग्रीमेंट जो है, उसमें हमने एसडीजी गोल डिसाइड किया रखा है, एसडीजी गोल। ये कितने हैं एसडीजी गोल? हमारे 17। नहीं, 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 एसडीजी गोल, ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2016 में, जितना मुझे याद है, 2016 में। तो पेरिस एग्रीमेंट है ना, तो वहाँ पर एसडीजी गोल डिसाइड हुए थे 17। अब ये 17 गोल कौन से हैं? हाँ, दे आर रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, राइट? तो ये भी आपके जो एक नियम दिए जाते हैं टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ये भी आपके किस में आते हैं, इंटरनेशनल लॉज में। और कहीं ना कहीं यहाँ पर फोर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बोला है, आपने नाटो का नाम सुना होगा, है ना? एक तरह की फोर्स होती है, तो उसमें अगर अननेसेसरी कोई लोग ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं, जैसे बहुत लोग मिलिटेंट हो जाते हैं और वो सुधरते ही नहीं है, जैसे आपने उसका नाम सुना होगा, जो ये पाकिस्तान अलकायदा का जो हेड था, ठीक है, ओसामा बिन लादेन, है ना? तो उसको घर में घुस के मारा था ना, पूरा यूएस आर्मी आ गया था, राइट? तो ये लोग फोर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इवेंचुअली क्या है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि इंटरनेशनल लॉ का जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्या, एम्स टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी, जस्टिस एंड कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स एंड अदर इंटरनेशनल एक्टर्स। मतलब इसका इवेंचुअल क्या है, इसका प्रमोट करना पीस और सिक्योरिटी। इसीलिए आप देखिए, हर देश अपने लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करता है, तो मैं इंडियन होने के नाते इंडिया की बात करूं, तो आपका आर्टिकल 51 बैठा हुआ है, ठीक है? क्या ये बात समझ में आई? अब नेचर देख लेते हैं, इसका नेचर क्या है इंटरनेशनल लॉ का, बहुत आसान है। सबसे पहले देखेंगे स्टेट सेंटर्ड, ठीक है? यानी कि ज़्यादातर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो इंटरनेशनल लॉज़ होते हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पे भी आते हैं, पर वो सम एक्सटेंट आते हैं। उनका जो मेन कंसंट्रेशन किस पे होता है? सेंटर्ड पे होता है। यानी कि उनका जो मेन सेंटर कहाँ पर है? स्टेट पे होता है। यानी कि स्टेट लेवल पे ज़्यादा काम करते हैं। यानी कि स्टेट से मेरा यहाँ मतलब है कंट्रीज़, ठीक है? तो ये ज़्यादा मुख्यतः, यानी कि ज़्यादा कहाँ कॉन्संट्रेट करते हैं? स्टेट मैटर्स पे। क्लियर? ठीक है? और जैसे कि अब आप जानते ही हैं, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं इंटरनेशनल लॉज़ में कि वो डिप्लोमैटिक रिलेशन से सॉल्व हो जाए। किससे सॉल्व हो जाए वो? डिप्लोमैटिक, आर्मी की ज़रूरत ना पड़े। पहले वो डिप्लोमैटिक लेवल पे सॉल्व हो जाए, ठीक है? जिससे किसी भी तरह का खून-खराबा ना हो। अगर वो नहीं होता है तो फिर फ़ोर्स का इस्तेमाल होता है, राइट?
तो ये सब भाई ये यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना। जैसे मैं इसका इंटरनेशनल ट्रेड का बताता हूँ कि ये क्या तरीका होता है। देखो, एक बार क्या हुआ, ईरान क्या करने लगा, यूरेनियम 238 यूरेनियम 238 आप ले सकते हैं। पर उसने क्या करा, ईरान यूरेनियम 238 का परचेज़ कर रहा था यूरेनियम 238, बट उसको वो अपने वहाँ उसने क्या करा था, लैब बनाई थी और इसको यूरेनियम 235 में कन्वर्ट कर रहा था, रिफाइन कर रहा था। और आप जानते होंगे यूरेनियम 235 से क्या बनते हैं? न्यूक्लियर वेपन। तो वहीं पर जब ये बात पता चली तो यूएसए ने क्या करा, ईरान पे लगा दिया सैंक्शन। यूएसए ने क्या करा? सैंक्शन लगा दिया। तो ये भी आप देखो कि कहीं न कहीं आपको दिखेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड के नाम पे आप यूरेनियम 238 ले रहे हो, पर आगे चल के आप उसको बम बना रहे हो, तो कहीं न कहीं तो ये गलत है ना। तो यहाँ पर हमें इंटरनेशनल लॉज़ जैसे दिखते हैं, जो कि है आपका सैंक्शन। यू ठीक है? अब यहाँ पर है कंसेंट बेस, ये तो हमने देखा, इसका जो सेंटर्ड है वो स्टेट होते हैं, कंसेंट यानी कि मैंने अभी बताया आपको कि आज के समय पर हर जो स्टेट है, यानी कि हर कंट्री क्या है आज के समय पर, सोवरेन है। क्या है? और अगर वो सोवरेन है तो उसकी कंसेंट ज़रूरी है, और अगर वो कंसेंट नहीं देगी तो आपके लॉज़ जो हैं वो बाइंडिंग नहीं होंगे। अनलाइक डोमेस्टिक लॉज़, ये देखो ये लिखा है ना, डोमेस्टिक लॉज़ क्या होते हैं हमारे, बाइंडिंग होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है? अब है डिसेंट्रलाइज़्ड, ठीक है? अब क्या है, देखो यहाँ पर क्या होता है कि अनलाइक नेशनल लीगल सिस्टम, इंटरनेशनल लॉ डज़ नॉट हैव अ सिंगल ओवरआर्चिंग अथॉरिटी। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे, भारत की अगर मैं बात करूँ, ठीक है? भारत की बात करूँ, तो अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल राइट्स की, किसकी बात करूँ? फंडामेंटल राइट्स की। तो आप जानते ही हैं कि फंडामेंटल राइट्स में मोनोपोली है। यहाँ पर सिर्फ़ जो लॉ बना सकता है, वो कौन बना सकता है? पार्लिया फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई लॉ बना सकता है, तो सिर्फ़ पार्लियामेंट बना सकती है। तो यानी कि डोमेस्टिक लेवल पे हमें कहीं न कहीं एक तरह का सेंट्रलाइज़ेशन दिखता है। पर इंटरनेशनल लॉज़ में कभी भी हमें सेंट्रलाइज़ेशन नहीं दिखेगा, वहाँ पर क्या दिखता है? डिसेंट्रलाइज़ेशन। यानी कि या अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस, अलग-अलग स्टेट इसमें काम करते हैं। क्या मैं समझा पाया? जैसे आई विल गिव यू वन एग्ज़ाम्पल, वर्ल्ड बैंक जो है, वो आपको यूएसए ज़्यादा डोमिनेटिंग दिखेगा। वैसे ही आपका एक एशियन लेवल पे है, आसियान, सुना है इसका नाम? ये आपका साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट है ये। तो आपने देखा होगा अलग-अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपको अलग-अलग जगह दिखती है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का सेंट्रलाइज़ेशन नहीं दिखता है। यहाँ पर हमें डिसेंट्रलाइज़ेशन दिखता है। क्या मैं समझा पाया? इसीलिए आपने देखा होगा, हमें इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी पुलिस फ़ोर्स नहीं दिखती है, ठीक है? अगर ये सेंट्रलाइज़ेशन होता तो ये पुलिस फ़ोर्स दिखती है हमें इंटरनेशनल लेवल पे, पर इंटरनेशनल लेवल पे आपकी कोई पुलिस फ़ोर्स नहीं होती है। क्या मैं समझा पाया? ठीक है? चलो, आगे देखते हैं डायनामिक एंड इवॉल्विंग। अब डायनामिक और इवॉल्विंग तो होगा ही, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ऐसा है ना, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जिस हिसाब से भारत की अगर मैं बात करूँ, भारत के पास अग्नि मिसाइल थी, अग्नि 1 आई। आज के समय पे भारत के पास सबसे लेटेस्ट जो है वो है अग्नि 5। कौन-सी है? अग्नि। अब क्या है कि ऐसा होता है, जितना आपका वेपन एडवांस हो रहा होता है, जितना आपका वेपन एडवांस हो रहा होता है, तो नेबर को उतना खतरा भी हो रहा होता है। ऑब्वियसली एक समय जो था वो न्यूक्लियर जो होते थे वो यूएसएसआर या यूएसए टाइप के देश होते थे, न्यूक्लियर कैपेबल। और आज की स्थिति तो ऐसी है कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट बन चुका है, राइट? तो ये कहीं न कहीं एक ग्लोबल चैलेंज होता है ये। तो इसीलिए जितना ये समाज हमारा आगे बढ़ता जाएगा, जो नए-नए चैलेंजेस आते रहेंगे, तो हमारे जो नियम हैं, जो इंटरनेशनल लॉज़ हैं, वो चेंज होते रहेंगे। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं डायनामिक और इवॉल्विंग। क्या मैं समझा पाया? ठीक है? जैसे आजकल तो साइबर क्राइम्स ज़्यादा होते हैं। साइबर क्राइम्स ज़्यादा होते हैं आजकल, हैकिंग-वैकिंग ना, तो इसीलिए आपके इंटरनेशनल लॉज़ को क्या किया जाता है, कहीं न कहीं इनको इवॉल्व किया जाता है और ये डायनामिक बदलते रहते हैं समय के साथ। अब देखते हैं वैरायटी ऑफ सोर्सेज़, द सोर्सेज़ ऑफ इंटरनेशनल लॉ इंक्लूड्स। अब क्या होता है, जैसे ट्रीटीज़ का नाम सुना होगा आपने, ट्रीटीज़ होती है, ठीक है? अब ट्रीटीज़ क्या होती है? जैसे एक देश किसी और देश में गया, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल है, इंडिया जो है, वो अमेरिका गया और आपस में कोई
बिज़नेस हो रहा है इनका। जैसे इंडिया की तरफ से हमारे पीएम साहब गए, ठीक है? पीएम साहब जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट के हेड हैं। वो किसके हेड हैं? गवर्नमेंट के हेड हैं। वो स्टेट के हेड नहीं है, वो गवर्नमेंट के हेड है। तो यहाँ पर ये अमेरिका में कोई साइन कराए हैं, ठीक है? कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए हैं, उसे हम कहते हैं एमओए, एमओयू सॉरी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसको क्या कहते हैं हम? पर ये एमओयू एमओयू भारत में आके इसको पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा। जब तक ये पार्लियामेंट से पास नहीं होगा, तब तक ये एमओए में कन्वर्ट नहीं होगा, ये एग्रीमेंट नहीं बनेगा। एमओयू जो होता है वो इतना बाइंडिंग नहीं होता है। एमओयू जो होता है वो उतना बाइंडिंग नहीं होता है। पर एमओए जो है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ये बाइंडिंग होता है। पर ये पास करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास होता है। इसको हम रेक्टिफाई करना कहते हैं, रेक्टिफाई। तो ट्रीटी जो होती है आपस में जो एग्रीमेंट होते हैं वो किस डिग्री में है? अगर वो एमओयू हैं तो वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। पर जब वो रेक्टिफाई हो जाते हैं, एमओए बन जाते हैं, तब वो बाइंडिंग हो जाते हैं। क्या मैं समझा पाया? हाँ, हाँ, एब्सोल्युटली, ठीक है? चलो, अब आ गया आपका कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज़। अब कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज़ क्या होते हैं आपके? जैसे आपने देखा होगा, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जब आप अपने संविधान का आर्टिकल 112 पढ़ेंगे, ठीक है? 112 बात करता है आपके संविधान का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब है? इसको हम आम तौर पे बजट कहते हैं। जो साल में एक बार आता है ना बजट, फरवरी के महीने में, वो है ये, ठीक है? पर एग्ज़ैक्टली संविधान में इसको बजट नहीं बोला गया है, इसको बोला गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप देखोगे आर्टिकल 112 में साफ लिखा गया है कि जो बजट प्रस्तुत करेंगे, यानी कि बजट जो प्रेज़ेंट करेंगे, वो प्रेज़िडेंट करेगा। कौन करेगा? प्रेज़िडेंट करेंगे, भारत। पर एग्ज़ैक्टली आप देखते हैं कि वो प्रेज़िडेंट नहीं लाते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर लेके आते हैं। इसीलिए निर्मला सीतारमण जी क्या लेके आते हैं? पर अब ये फाइनेंस मिनिस्टर क्यों लेके आ रही है? क्योंकि ये कन्वेंशन है ये। इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादातर हर देश में क्या होता है? फाइनेंस मिनिस्टर ही क्या लेके आता है? बजट। इसीलिए भारत में ऑल्दो संविधान में ये लिखा है कि बजट जो प्रस्तुत करेंगे वो प्रेज़िडेंट करेंगे। फिर भी बिकॉज़ ऑफ दिस कस्टम हमारा बजट कौन लेके आते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ, मतलब इसको आप कस्टम कह सकते हैं। कस्टम होता है ना? तब तब ये देखना सेकंड वाले पे क्या लिखा है? कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, है? और जैसे कुछ होते हैं हमारे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज़। अब ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉज़ में ज़्यादातर हमारे नेचुरल लॉज़ भी आ जाते हैं, नेचुरल राइट्स भी आ जाते हैं। जैसे समानता, इक्विटी, न्याय, जस्टिस, फेयरनेस। तो ये सब जो है ये हमारे ज़्यादातर किसमें आते हैं? जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉज़। यानी कि आप मुझे बताओ, है ना? अगर हम कहते हैं भारत में सेक्स के आधार पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, तो आप अमेरिका भी जाओगे तो अमेरिका में भी आपको ये दिखेगा। आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो ये दिखेगा। येस और नो? तो ये है आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ठीक है? जो भी हमें सिविलाइज्ड नेशन होते हैं हमारे, वहाँ पर ऑल ऑब्वियसली अगर आप किसी महिला को पुरुष के बराबर सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने आप को सिविलाइज्ड कैसे कह सकते हैं, राइट? तो अगर आज के समय में हर देश सिविलाइज्ड है, तो ऑब्वियसली कुछ कॉमन तो होगा ना हर देश में, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। चलिए, और आगे देखो, जैसे हमारे होता है ना, हम भारत में कहते हैं कि हमारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, तो वहाँ पर ये अपने में ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो होते हैं, ये अपने में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स भी होते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि इनके दिए गए जो जजमेंट्स हैं, जो डिक्री है, उसका इस्तेमाल फ्यूचर के लिए भी किया जा सकता है, अगर जो सेम केस आ रहा है। ये सुनो, तो वैसे ही क्या होता है इंटरनेशनल लेवल पे भी, जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं, जो हमारी यूनिवर्सल एक्सेप्टेड जो लीगल स्कॉलरशिप्स होती हैं, उसको इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो किया जाता है। अब ये लीगल स्कॉलरशिप का क्या मतलब होता है? लीगल स्कॉलरशिप का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको याद करो बताया था, रूल ऑफ लॉ गिवन बाय एवी डाइसी। एवी, अब ये कानून अच्छी तरह जानते थे, स्कॉलर थे ये,
तो इन्होंने एक लीगल थ्योरी दी थी रूल ऑफ लॉ। तो इस तरह का आप देखते हैं भारत में भी इसको माना जाता है। भारत में मैंने बताया ना रूल ऑफ लॉ आपको कहाँ दिखाई देता है आर्टिकल 14 में। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है? तो ये है आपका। तो एक बार 1, 2, 3, 4 को गो थ्रू हो जाइए और मुझे बताइए समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? चलो। अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉज, ठीक है? स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो सबसे पहला स्कोप क्या है इसका? कि सबसे पहले तो हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन एंड डिप्लोमेसी। सबसे पहले इसका स्कोप क्या है? इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी। इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे यहाँ पर 2 देश ले लेते हैं, यूएसए और इंडिया। अब देखो, अगर इंडिया ने इंडिया ने यूएसए को अपनी एम्बेसी बनाने की यहाँ इजाज़त दे रखी है, ठीक है? एम्बेसी बनाने की अपनी इजाज़त दे रखी है यूएसए को। तो वैसे ही यूएसए भी क्या करेगा, अपने वहाँ इंडियन एम्बेसी बनाने देगा। यस और नो? ठीक है? तो ये हैं आपके ये जो आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पर इंडिया में यूएसए की एम्बेसी और यूएसए में इंडिया की एम्बेसी, तो ये क्या है आपका एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ये। यस और नो? तो इससे रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं, जैसे लॉज आपने देखा होगा कि हमारे वहाँ जो बाहर के एम्बेसडर्स रहते हैं, उनकी गाड़ी में नीली ब्लू कलर की नंबर प्लेट होती है, पर उसमें कोई भी नंबर नहीं होता है, जिससे कि उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता, राइट? और उनको काफी प्रिविलेजेस मिले हुए होते हैं। गॉट इट? तो ये जितने भी नियम हैं वो हर जगह यूनिवर्सल होते हैं ज्यादातर। यानी कि इंडिया का कोई एम्बेसडर यूएसए में रह रहा है तो वहां पर यूएसए में उसकी गाड़ी में भी कोई नंबर नहीं होगा। ठीक है? जैसे कि मैंने आपको ये बताया था इम्यूनिटी फॉर द डिप्लोमेट्स। मैंने कहा ना कहीं अगर उनकी गाड़ी से टक्कर हो जाए, किसी की डेथ भी हो जाए, तो कहीं ना कहीं उनको इम्यूनिटी मिल जाती है। गॉट इट? तो आगे देख, ट्रीटीज एंड द कन्वेंशन सच एज द वियना। अब देखो वियना कन्वेंशन जो है, वियना कन्वेंशंस में कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात उठी थी। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी, तो इसमें सभी देश शामिल हुए थे, ठीक है? तो यानी कि स्कोप क्या है कि एक एनवायरनमेंट की भी हम बात कर सकते हैं इसमें, ठीक है? सब देश मिलके चलते हैं। इवेंचुअली इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि जब बात इंटरनेशनल रिलेशंस की हो, अब इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो केवल आपके बिजनेस तक ही सीमित नहीं हो सकते हैं, वो आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हो सकते हैं, राइट? तो ये सारा इसका स्कोप है, ठीक है? इसीलिए हम मैंने आपको बताया आज हमें क्या दिखता है, एसडीजी, जो हमारे 17 गोल है, ठीक है? जो एनवायरनमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट देखो ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स तो आप जानते हो भैया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट हमारा पास बैठा हुआ है, ठीक है? जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि हमारा कोई फौजी पैराशूट से गलती से कहाँ चला गया, पाकिस्तान की टेरिटरी में चला गया बिकॉज ऑफ द विंड। विंड इतना ज्यादा थी कि पैराशूट जो है उनके टेरिटरी में चला गया। अब यहाँ पर ऐसा थोड़ा है कि सीधे से गोली मार देंगे, ऐसा नहीं है भैया। तो इसीलिए ये मैटर चले जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि बात होती है ह्यूमन राइट की। यस? तो इसीलिए यहाँ पर एक डिक्लेरेशन भी हुआ है, जैसे मैंने कहा था 1945 में आपका यूएन बना था, तो उसके 3 सालों के बाद एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था ह्यूमन राइट्स का। अब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का क्या मतलब हुआ कि 1948 में मैक्स टू मैक्स जो 98% जो कंट्रीज थी, उन्होंने कुछ नॉर्म्स पे साइन किया। जैसे कि मैं आई गिव यू वन एग्जांपल, जैसे वॉर के समय पर वॉर जब भी होगी किसी दो देशों के बीच, तो वो सिविलियन को हर्ट नहीं करेंगे, ठीक है? वो सिविलियन को हर्ट नहीं करेंगे किसी भी हालत। गॉट इट? तो एक बार देख लेना, एक बार इसको गो थ्रू हो जाइए, कोई क्वेश्चन तो पूछिए। इंटरनेशनल कोवेनेंट, कोवेनेंट मतलब होता था जैसे जब आपको मैं ब्रिटिशर्स के समय पे ले जाऊंगा। ब्रिटिशर्स के समय पर जो हमारी सिविल सर्विसेज होती थी,
वो 2 में डिवाइडेड थी। एक कोवेनेंट सिविल सर्विसेज, कोवेनेंट और एक नॉन कोवेनेंट, ठीक है? नॉन कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब होता है जो सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे आजकल आईएएस, तो यहाँ पर डिप्लोमेटिक लेवल पे है ये। कोवेनेंट मतलब होता है हाईएस्ट अथॉरिटी, ठीक है? आगे देखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक लॉस। अब इसको समझाने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम सभी जानते हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा कि भारत का कौन सा बजट रिवॉल्यूशनरी बजट कहलाता है? अगर आपसे कोई पूछेगा भारत का कौन सा बजट रिवॉल्यूशनरी बजट कहलाता है? कुछ आइडिया है आपको? नहीं, ये बजट है आपका 1991 वाला। जब भारत की जो क्लोज़ इकोनॉमी है उसको ओपन कर दिया गया था, ठीक है? और एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो भारत की जो क्लोज़ इकोनॉमी थी उसको ओपन कर दिया गया था और आपको पता ही होगा ये बजट उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह जी, जो आगे चल के हमारे प्रधानमंत्री भी बने, ठीक है? तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारी जो क्लोज़ इकोनॉमी उसको ओपन इकोनॉमी क्यों बनाया गया था? क्योंकि उसके पीछे रीज़न था वाशिंगटन कंसेंसस। इसका नाम सुना है आपने कभी? वॉशिंगटन कंसेंसस। वॉशिंगटन कंसेंसस जो था ये लगभग आप लेके चलो 1980s में एक कन्वेंशन हुई थी। बहुत समय चली थी तभी मैंने 1980s लिखा है इसे। इसमें ये जो जो आपके डेवलप्ड नेशन हैं उस समय के, आज भी ये डेवलप्ड हैं, जैसे कि इसमें यूएसए की मैं बात कर रहा हूँ। यूएसए क्या कर रहा है? डेवलपिंग कंट्रीज़ को गाइड कर रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को गाइड कर रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को। और उसमें 10 पॉइंट्स दिए गए हैं। 10 पॉइंट्स इस वॉशिंगटन कंसेंसस में कितने पॉइंट दिए गए हैं? 10 पॉइंट्स, जिसमें कहीं न कहीं इशारा किया गया है कि हर देश ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनानी है। मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी से मतलब है जहाँ पर आपकी सोशलिज्म की भी कोई विचारधारा मिले और कैपिटलिज्म का भी विचारधारा मिले। मिक्स इकोनॉमी अपनानी है। इसीलिए आगे चल के इंडिया को फॉरेक्स की कमी हो गई थी 1990s में। तो फिर यूएसए ने शर्त रखी कि अगर आप वॉशिंगटन की जो बातें हैं वो मानेंगे तो आपको लोन दिया जाएगा। इसीलिए इंडिया ने ना चाहते हुए भी समय की मांग के अनुसार अपनी क्लोज़ इकोनॉमी को ओपन कर दिया और वॉशिंगटन कंसेंसस में जो बातें लिखी थी उसको अपनाया। क्या मैं समझा पाया? ठीक है? तो वॉशिंगटन कंसेंसस याद रखना, ठीक है? इसमें 10 पॉइंट दिए गए थे। इशारा कर रहे थे ऑप्टिंग फॉर द मिक्स्ड इकोनॉमी, इसीलिए इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। और आज देखो कहीं न कहीं आज मिक्स इकोनॉमी की वजह से ही आज आप देख लो आपके घर में जो भी अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी गवर्नमेंट कंपनी के होंगे, सभी प्राइवेट हैं, है ना? तो ये मिक्स इकोनॉमी की वजह से ही हुआ है, राइट? तो ये जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक लॉज़ में भी आप देख रहे होंगे, जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिखाया देखा होगा इंडिया ना चाहते हुए भी इंडिया ने कुछ इंटरनेशनल ट्रेड की पॉलिसीज़ बदली और बदली हैं तो आगे चल के फ़ायदा भी हुआ। आगे चल के क्या हुआ? फ़ायदा भी हुआ। तो इस तरह से आपका इंटरनेशनल लॉ का स्कोप ये भी है कि इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक लॉज़ में भी ये जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड की बात की जाए तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ेशन कौन-सी है हमारी डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है? चलिए, आगे एनवायरमेंटल लॉ ये तो पेरिस एग्रीमेंट मैंने अभी आपको बताया था, जिसकी वजह से हमें एसडीजी गोल मिले हैं। ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ था आपका 2016 में। जी। हाँ, अभी लेटेस्ट है। अभी इसी में क्योंकि उसका टारगेट बहुत लंबा है ना, जैसे इंडिया ने तो कार्बन को कम से कम एमिट करने के लिए 2070 दिया है गोल। क्योंकि जो देश हमारे डेवलपिंग होते हैं ना, अब वो अपना प्रोडक्शन तो रोक नहीं सकते, अपना टेक्नोलॉजी, अपनी फैक्ट्रीज़ को तो बंद नहीं कर सकते क्योंकि वो डेवलपिंग है ना। तो उन लोगों ने इतना लंबा समय दे रखा है, जैसे 2070 बहुत समय बात है ये तो, ठीक है? चलिए। हाँ, हाँ, हाँ। गाड़ियों का हमारे जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसका 25% उसका इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा 2030 तक। ये भी हमारा कमिटमेंट है कि 25% यानी कि 25% कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्लियर? हाँ, 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 पेरिस क्योंकि एसडीजी गोल है ना हमारे।
तो हम जो कर रहे हैं ना कि भैया जो कार्बन है उसको हम कम से कम एमिट करेंगे, क्योंकि कार्बन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है ना, तो इसीलिए, ठीक है? क्लियर हो गया? अब लॉ ऑफ द सी, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है, जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे ये पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है? और हमें पता है कि जो 200 नॉटिकल माइल्स होते हैं, जैसे ये जो डिस्टेंस आ रही है, ये 200 नॉटिकल माइल्स आ रही है, ठीक है? नॉटिकल माइल्स। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक इसके अंदर जो ये आपका एरिया आता है सी का, ये कंट्री की सोवरेनिटी पे होता है, कंट्री की सोवरेनिटी पे होता है, ठीक है? तो इसके लिए अब जैसे इससे बाहर का कोई एरिया है, अब ये वाली सी है, मानते हैं ये वाली सी है, जहाँ पर मैं राउंड राउंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर तो किसी का भी एक्सेस नहीं होगा ना। अब चाइना क्या करता है, चाइना के बारे में आपने एक सुना होगा, साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। अब उसमें उसने क्या कर रखा है, अपनी सोवरेनिटी डाल रखी है कि यहाँ से कोई भी शिप जाएगा तो वो हमसे पूछ के जाएगा, इस तरह की बातें, जो बिल्कुल भी बकवास है। इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, बस वही 200 नॉटिकल माइल वाली बात है। तो ऐसे में जब कोई देश अपनी मोनोपोली करने की कोशिश करता है, तो उस समय हमारे ये इंटरनेशनल लॉज काम आते हैं। रिलेटेड टू सी में हमारा कौन इंगेज होता है, ये वाला यूएनसीएलओएस। यह इसका डोमेन क्या है, डिस्प्यूट रिलेटेड टू दी सी। सी से ओशन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होते हैं, तो वहां पर कौन पिक्चर में आता है, यूएन का सीएलओएस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो इवेंचुअली हम कैसे गए, स्कोप क्या हमारा सी पे भी है, ठीक है? इंटरनेशनल लॉ हमारा कहाँ काम करता है, सी पे भी काम करता है, ठीक है? नेक्स्ट, अब ये क्रिमिनल लॉस। हाँ, जैसे ये मैं इसमें एक एग्जांपल, ये है पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है? यहाँ पर है श्रीलंका, यहाँ पर है श्रीलंका, ये बीच में पड़ता है आपका पाक स्टेट, क्या पड़ता है ये, पाक स्टेट। तो यहाँ पर कभी-कभी क्या होता है, हमारे मछुआरे, अब देखो, अब मछुआरे मच्छी पकड़ने गए हैं, तो उनको कभी-कभी नहीं आता समझ में, दिखता थोड़ी ना लाइन, सी पे कोई बॉर्डर थोड़ा ना दिखेगा। तो गलती से हम इधर पहुँच जाते हैं, इंटेंशन कुछ नहीं है, जैसे आपको पता ही है, हमने क्राइम में पढ़ा है, इंटेंशन होना ज़रूरी है। अब इंटेंशन कुछ नहीं है, गलती से यहाँ आ गए, तो ये पकड़ लिए गए हैं। तो ये मैटर फिर कहाँ जाएगा, यूएनसीएलओएस में जाएगा, ठीक है? चलो, अब देखो, अब वही वाली क्राइम वाली बात हो जाए, जैसे कि कोई किसी देश का आदमी किसी देश में आके क्राइम कर दे, ठीक है? तो वहाँ पर भी हमारा क्या है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है हमारी नीदरलैंड में, ठीक है? और नीदरलैंड की कैपिटल जो हेग है, ठीक है? वहाँ पर है ये, हेग है ना कैपिटल नीदरलैंड की। यहीं पर आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहते हैं इसको, ठीक है? कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। ये एक ही बात है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यही है, जिसे हम आईसीसी यहाँ पर लिख रहे हैं। हाँ, एब्सोल्युटली। क्रिमिनल देखेगी तो वो ये हो जाएगी, ठीक है? कंक्लूजन देख लो इंटरनेशनल लॉ का। इंटरनेशनल लॉ इज़ एन एसेंशियल फ्रेमवर्क, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो मेरी हुई थी 1914 से लेकर 1918, तो उसमें कोई अच्छा फ्रेमवर्क नहीं था। तो उस वजह से क्या हुआ, हमारी सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गई 1939 से 1945। इसीलिए ये देखा गया है कि इसके बाद आपने देखा होगा यूएन एस्टैब्लिश किया गया। अब यूएन मैंने आपको बता ही दिया। तो एक एसेंशियल फिर, अब इसकी जो भी बातें हैं उसको एसेंशियल माना जाता है, हर देश मानता है। अब सोचो, इंडिया ने भी माना है कि एसेंशियल है, इसलिए तो हमारे संविधान में क्या डाल दिया, तो हर देश, इसीलिए ये बात समझ में आती है कि इंटरनेशनल लॉ बहुत जरूरी है। अगर किसी देश के पास सोवरेनिटी है, पर साथ साथ उसको अपने इंटरनेशनल लॉज को भी कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा, ठीक है? मैंने कहा ना, इसको समझना जरूरी है, जितना समझोगे ना उतना आसान हो जाता है। क्या मैं समझा पाया? तो ये आपका हुआ तैयार, ठीक है? ये वाला टॉपिक हमारा आई गेस तैयार हो गया है। ये वाला डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ हो गया हमारा, नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ हो गया है, ठीक है? और हमारा स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ हो गया। कंक्लूजन हमने निकाल दिया है कि भैया ये एसेंशियल है, ठीक है, बहुत जरूरी है, इसीलिए आर्टिकल 51 भी हमारे संविधान में हमें दिखता है, राइट? सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ हो गया, इससे हम करते हैं कल, और कल मैं आपको पूरा फिनिश कर देता हूँ, ठीक है? मैं ये स्लाइड भेज देता हूँ अभी, ठीक है, क्लास की बात। चलो फिर, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू, गुड नाइट।